आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बहुत बहुत स्वागत स्वीकार करें शालिनी मित्तल का। नमस्कार श्रोताओं, आज एक विशेष दिवस है। आज है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे और इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए हमने आज एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है और हमारे साथ रेडियो डॉक्टर के रूप में हैं आज डॉक्टर रोशन कुमार। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं CGHS में। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रोशन कुमार का आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शालिनी जी और नमस्कार हमारे सारे श्रोतागण जी में सुनने आए। दोबारा मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। तो सर बहुत सारे श्रोता हैं जो इस बीमारी को नहीं जानते होंगे, कुछ ने सुनी होगी पर ये किस तरह की बीमारी होती है, किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो आज हमारा जो ये कार्यक्रम है उसमें हमारी जो ये कोशिश रहेगी तो एक तो यही होगी कि इसको हम संपूर्ण तरह से समझ सकें कि ये बीमारी कैसी है, और दूसरा हमारे जो श्रोताओं के मन में जिज्ञासा है, समस्याएं हैं, जो भी उनके मन में वो इससे संबंधित प्रश्न उठ रहे हैं वो सीधे आपसे जानना चाहेंगे इस विषय पे। तो हम आमंत्रित करते हैं आपके सारे प्रश्नों को। हमारे फोन कॉल्स हैं 23 इस पर आप फोन कॉल कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं 23421080, 23421082 और दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाएं। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 9868107070। तो कार्यक्रम को आरंभ करें। हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का हमें इंतजार है। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि ये जो सिकल सेल डिजीज है, इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं शायद जी, तो ये किस तरह की बीमारी है? एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है वो अनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज जिसको बोलते हैं जी। इस अनुवांशिक बीमारी में एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन होता है जो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, और आरबीसी उसको कैरी करके जो ब्लड तक पहुंचाती है ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन उससे डैमेज होते हैं और सारे सिम्टम्स उससे रिलेटेड होते हैं जी। तो ये एक मोटा मोटी आपने बताया है कि सिकल सेल क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का शेप चेंज हो जाता है और शायद सिकल शेप हो जाता है, इसीलिए उसको ये नाम दिया गया है। तो अगर आप भी कुछ इस बारे में और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो जुड़िए इस कार्यक्रम के साथ, जिसके साथ आप रोज जुड़ते हैं। दोपहर 3 बजे FM रेनबो पर यह कार्यक्रम प्रसारित होता है 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, इस ऐप को डाउनलोड करें और हमारे सभी कार्यक्रमों का, हमारे सभी चैनल्स का आप आनंद ले सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, तेरा मेरा साथ रहे, यही हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये साथ ऐसा ही अटूट रहे और इसीलिए हम रोज रोज आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए दोपहर 3 बजे FM रेनबो पर। और हमारी ये मुलाकात पक्की है, चलती रहेगी सालों साल यूं ही। जिस तरह से हमने 2.5 साल अभी तक कंप्लीट किए हैं अपने रेडियो डॉक्टर के, प्रतिदिन आपकी ये मुलाकात हमारे साथ होती है और इसी तरह से ये मुलाकात चलती रहे। और सबसे ज्यादा हमें खुशी होती है जब हमारे श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम को सुनकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। तो इसी तारतम्य में आज भी हम एक विशेषज्ञ के साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर रोशन कुमार हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं CGHS में, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे अवेयरनेस जो इस बारे में होती है आज के दिन, उस विषय पर। तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि सिकल सेल इसे क्यों कहा जाता है, ये भी बताएं कि इसके क्या कारण हो जाते हैं, क्यों हो जाती है ये डिजीज? एक्चुअली सिकल सेल जो है वो मोस्टली जेनेटिक डिजीज जैसा कि मैंने बताया। एक्चुअली इसमें जो हीमोग्लोबिन के कुछ अमीनो एसिड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिकलिंग हो जाती है। उसकी वजह से सारे सिम्टम्स। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब कभी भी हो सकता है। इसमें मेन है कि आपको मेल और फीमेल, ये जेनेटिक है तो मेल और फीमेल दोनों में एक एक जीन होने चाहिए और दोनों जीन ट्रांसफर होंगे तभी जाके वो सिम्टम्स आएंगे। अगर एक मेल से या फीमेल से किसी में जाता है तो वो ट्रेट्स कहलाते हैं, जिसमें कि पूरे सिम्टम्स नहीं आते सिकल सेल कैरियर टाइप के, तो कैरियर हो गए, ट्रेट्स हो गए एक्चुअली। तो वो थोड़ा इजिली लाइफ जी सकते हैं, थोड़ा कम उनको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है।
लेकिन जो दोनों अगर बच्चे में मेल या फीमेल मदर फादर से जीन आ जाते हैं, दोनों से एक एक, तो वो कंप्लीट सिकल सेल बन जाता है, होमोजाइगस स्टेट है। जी, तो जी, वो जी। सिकल सेल को प्रेजेंट करता है, उसमें ही सारे सिम्टम्स और जो भी हैं। तो अगर दोनों ही यानी मदर और फादर दोनों में ही सिकल सेल कैरियर है, अगर हाँ वो जी, दोनों, तो उनकी अगर शादी होती है और बच्चा होता है तो वो सिकल सेल होने के उसके चांसेस काफी अगर बढ़ते हैं। दोनों के जीन ट्रांसफर हो गए तो चांसेस ये बढ़ जाते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोजोमल डोमिनेंट रिसेसिव ऐसे होते हैं। डोमिनेंट में अगर एक का भी गया तो वो प्रेजेंट कर जाता है, लेकिन यहाँ रिसेसिव है तो दोनों के जीन जाने जरूरी है प्रेजेंटेशन के लिए डिजीज के। जी। तो जहां तक मुझे समझ में आती है बात, ये डॉक्टर साहब अगर पहले पता चल जाए कि एक किसी को कि मुझे सिकल सेल डिजीज है या मैं कैरियर हूं, तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो शादी करे तो दूसरा वो कैरियर ना हो। हाँ, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग करना होता है, हमें काउंसलर से मिलना होता है। और आजकल हम प्री नेटल काउंसलिंग करते हैं। एक्चुअली जब मदर कोई प्रेग्नेंट होती है, अगर वो कैरियर है, तो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अगर आप बुक्ड केस हैं, तो ये सारे टेस्ट करवा के देखते हैं कि अगर कैरियर है तो 100% वो आपका टेस्ट करेंगे ही, जो कि HB इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर एमनियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन होता है, उससे भी पता लग जाता है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग तो करना मस्ट है। तो जैसे आपने बताया जेनेटिक काउंसलिंग होती है और ये पता लग जाए, मान लीजिए कि दोनों में ही इसके सिकल सेल के कैरियर हैं, तो क्या खास प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उन्हें? प्रिकॉशन हमें बार बार चेक करना चाहिए। अगर सिकल सेल डिजीज है तो हमें तो अबॉर्ट करना चाहिए। अबॉर्ट करना चाहिए। तो इसका जो पहचान है वो प्रेगनेंसी में भी, वूम में भी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। जी जी। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आपको सिकल सेल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं हमारे डॉक्टर साहब के साथ और पूछ सकते हैं उनसे अपना प्रश्न। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 23421080, 23421082 और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हैं अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर रोशन कुमार। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के आपने कारण भी बताए, जेनेटिक ये डिजीज होती है और इसके लक्षण किस तरह से पता लगते हैं? क्या ये बच्चे में पैदा होते ही पता चलते हैं? आप कुछ तो आपने बताया कि इवन वाइल प्रेगनेंसी भी चेक किया जा सकता है, पर अगर उस समय चूक जाए, नहीं चेक हुआ, तो डिलीवरी के पश्चात कितनी जल्दी ये पता लगता है? जनरली फर्स्ट 6 मंथ के बाद प्रेजेंट करता है। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद उस समय बच्चों में यही सिम्टम्स, एनीमिया वगैरह आते हैं। बाकी और ज्यादा सिम्टम्स, एपिसोड्स ऑफ पेन है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे, ये चीजें फ्रीक्वेंट बाद में पता लगती है। लेकिन फर्स्ट जो एनीमिया है बच्चे को पता लगता है हमें, या फिर ब्लड हीमोग्लोबिन क्यों कम आ रहा है, तो हम उसको जैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो हमारा वो जो उसमें फॉलोअप में है, तो फिर हमें पता लगता है। सबसे पहला लक्षण ये है कि हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। जी जी। तो लगभग किस रेंज में होता है ये हीमोग्लोबिन? काफी ज्यादा कम होता है या? अगर कोई सिकल सेल ट्रेट है या होमोजाइगस ट्रेट है जिसमें दोनों जीन है, उसमें काफी ड्रॉप हो जाता है, बिलो 8 और 6 से भी नीचे हो जाता है, उसमें भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो और भी चीजें हो सकती हैं। क्या रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है? मंथली ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, क्योंकि हमारा बेस लाइन है कि हमें 10 के अराउंड हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे सिम्टम्स फिर डेवलप होने लगते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से अगर किसी को कंटिन्यूअसली ये कम आ रहा है, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, एनीमिया के लक्षण आ रहे हैं, चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे जॉन्डिस होगा बच्चे को, अच्छा, हीमोलिसिस होगा, तो उसकी वजह से और सारी उसमें भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि यही डिजीज है, लेकिन ये जरूर है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना, पता लग जाएगा, स्प्लीन बढ़ जाएगा बच्चे का, अच्छा, इन्फेक्शन होगा बार बार, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और ये इन्वेस्टिगेशन में जैसे आपने बताया ब्लड टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन ही कम आया, तो वो हीमोग्लोबिन तो बहुत कारणों से कम हो सकता है, आपने बताया, वो हम चेक करते हैं, तो इसकी फर्दर क्या और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं? HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, उसमें देखते हैं हम कि क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन पैटर्न पता लग जाता है, कौन सा सेल है, क्या है, उसमें से लिंक पता लग जाता है, तो ये कंफर्मेटरी हो जाता है। चलिए, आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं 23421080, 23421082 पर, और साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे पर, और आज हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर रोशन कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ हैं CGHS में। डॉक्टर साहब ने बताया हमें ये बीमारी किस तरह की होती है, किस कारण से हो जाती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये प्रश्न कर रही थी कि अगर
सिकल सेल डिजीज होती है, हम मान के चलते हैं कि है, तो क्या एनीमिया तो आपने बताया इसमें होता है, क्या और भी ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट डालती है? बिल्कुल। एक्चुअली सिकल सेल के जो हीमोग्लोबिन है, जिसका शेप चेंज हो गया आरबीसी का, हाँ, तो वो जिस ब्लड वेसल, स्मॉल वेसल से पास होती है, तो वो ऑर्गन पे डैमेज होता है, उसका ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है। अच्छा। आप स्टार्ट करो ब्रेन से, जैसे ब्रेन में कम हो गया तो वहाँ स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। आई के अंदर है, रेटिनल वेसल्स है, वहां पे अगर वो ब्लॉक कर देता है वेसल्स को, तो वहां पे फिर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर बच्चों के ग्रोथ रिटार्डेशन, ये चीजें हो सकती है उससे। एनीमिया तो होता ही है। और जैसे बोन नेक्रोसिस होता है बोन का, जैसे आप कोई लॉन्ग बोन है, वहाँ के वेसल्स अगर ब्लॉक हो जाए, वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो बोन डैमेज होने लगता है, उसकी वजह से पेन होता है, उसको पेन क्राइसिस बोलते हैं। तो ये चीजें होना शुरू, तो बहुत सारे ऑर्गन्स पे, यानी हर जगह ब्लड ऑर्गन पे सर्कुलेशन, इफेक्ट कर सकता है। सारे हर जगह ब्लड सर्कुलेशन है, कोई भी वेसल्स ब्लॉक हो सकते हैं और सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। जी। तो मोस्ट कॉमन इसमें जो डेंजरस हैं वो स्ट्रोक्स है, दूसरा एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, वो एक्यूट इमरजेंसी हो जाता है। उस कंडीशन में इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है और ट्रीटमेंट करना। मैं यही जानना चाह रही थी कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए? तो एक तो आपने स्ट्रोक भी बताया, और सांस लेने में प्रॉब्लम जो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, सडन ऑक्सीजनेशन ड्रॉप होता है, तो उस कंडीशन में ब्रेथलेसनेस होगी, ऑक्सीजन ड्रॉप होगा, तो आपको इमीडिएट जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। जी। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर सर जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एंकर शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप रुक गए थे, मैंने कहा पता नहीं आप क्यों रुक गए। कोई बात नहीं, आप अपना प्रश्न करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर साहब स्टूडियो में पधारे हैं, उनको भी तहे दिल से नमस्कार। नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि आपने ये तो बतला दिया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है और बच्चों में माता पिता से भी आती है, पर ये ताहम उम्र चलने वाली बीमारी है क्या? पहला सवाल तो मेरा ये है, ठीक है, आजीवन। और दूसरा सवाल ये है कि क्या घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक स्तर पर एक्सरसाइज या डाइट या मेडिटेशन, योगा, क्या इससे इसकी रिकवरी की जा सकती है? और तीसरा सवाल, यदि हम आपके पास आए तो मेडिसिन से इसका इलाज हो जाता है या आपको सर्जरी वगैरह कुछ करनी पड़ती है? ये 3 सवाल है मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम, कॉल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो पर सुने, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब ये है कि ये बीमारी तो पूरी उम्र चलती है। अगर आप परमानेंट क्योर कुछ भी नहीं है, एक ही है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं, जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, या जीन थेरेपी, ये चीजें करते हैं, उससे ये क्योर हो सकता है। कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है इस डिजीज का। हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर इंटरवल पे कराना है, और अगर पेन क्राइसिस होती है, उस कंडीशन में हम कुछ ड्रग्स हैं उसको यूज करते हैं, जो कि हमें हमेशा हॉस्पिटल जाके कभी जरूरत होती है तो लगाना होता है। जी। इन्होंने ये भी जानना चाहता है डॉक्टर साहब कि क्या कोई घरेलू मेडिसिन या योग से इसमें फायदा हो सकता है क्या? एज सच मैं नहीं बोल सकता कि घरेलू मेडिसिन और कुछ इफेक्ट करता है इसमें, लेकिन आप थोड़ा फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज करना बेहतर होगा। रेगुलर एक्सरसाइज भी जितना बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर सिकलिंग ज्यादा है हीमोग्लोबिन में तो फिर दिक्कत होगी। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए। जी जी, तो ये चीजें हैं। और हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। खाने पीने में नॉर्मल जो खाना चाहिए, लेकिन हाइड्रेशन मतलब कभी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए बॉडी में। हमेशा हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे किसी तरह की स्मोकिंग या अल्कोहल अवॉइड करना, बिल्कुल अवॉइड करना है। उससे ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इसको स्मोकिंग तो डैमेज करेगा, फिर डैमेज करेगा। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का ये जानकारी जो आप बता रहे हैं, अगर कोई इस तरह के लोगों को सिम्टम्स लग रहे हैं तो पहले डॉक्टर से मिलें और इन चीजों को जरूर अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, यशपाल जी हमें लिख रहे हैं मैसेज द्वारका दिल्ली से। नमस्कार टू शालिनी मैम एंड डॉक्टर साहब, आई लिसन टू यू रेगुलरली इन स्वास्थ्य पत्रिका एवरी सैटरडे एट 8:45 एट इंद्रप्रस्थ चैनल। थैंक्स अगेन फॉर योर एक्सीलेंट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच यशपाल जी। आप इस कार्यक्रम को भी सुनते हैं। स्वास्थ्य पत्रिका हम हर शनिवार को प्रसारित करते हैं डॉक्टर साहब 8:45 पर, जो कि हमारी जाती है इंद्रप्रस्थ चैनल और न्यूज ऑन एयर पर। तो इन्होंने धन्यवाद किया है, साथ ही ये क्वेश्चन किया है कि हाउ मच इज दिस डिजीज प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया?
एक्चुअली प्रिवेलेंस जो है मेनली ऐसा देखा गया है कि हिली रीजन और ट्राइबल्स में होते हैं मोस्टली। जो हमारा इसका जो बेल्ट है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड ऐसी जगहों पे प्रिवेलेंट है। जो सबसे ज्यादा केसेस जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में देखे गए हैं, इसलिए हमारे मोदी जी ने वहीं से इसका जो नेशनल सिकल सेल का कैंपेन शुरू किया था वहीं से 2023 में। अच्छा। जिसका टारगेट है कि 2047 तक हम इसको मतलब इरेडिकेट करने की कोशिश करें। तो इसके लिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और ये उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। हाँ, उसमें आप जा सकते हैं। अवेयरनेस की जरूरत बहुत ज्यादा है। ऐसा ही कुछ हमारे पास एक और मैसेज आया है, हमें लिखकर भेजा है मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से। लिख रहे हैं, रेडियो डॉक्टर हर रोज नई नई किस्म की बीमारियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और आज भी एक ऐसी बीमारी जिससे हम अनजान थे मगर आज इससे संबंधित जानकारी पाकर अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। डॉक्टर साहब का और शालिनी जी का धन्यवाद। इससे संबंधित एक सवाल है, इस बीमारी के लक्षण किसी के अंदर हैं तो कौन कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं और क्या कोई विशेष हॉस्पिटल इसके बारे में होता है, ये जानना चाहते हैं। जनरली बीमारी के लक्षण अगर आप शुरू में ही काउंसलिंग, किसी को अगर डिजीज है या कोई किसी में बीमारी है मेल फीमेल जिसमें भी जो शादी कर रहे हैं, तो वो शुरू से अगर हम कहीं रजिस्टर्ड केस है, हम कहीं रजिस्टर्ड जगह अपना प्रेगनेंसी वो कराते हैं डिलीवर, तो उस कंडीशन में हम तो सब टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन अगर किसी में फर्स्ट टाइम या डायग्नोस हो रहा है तो वो प्रेजेंटेशन अराउंड 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में कर जाएगा। तो आपको वो सारे टेस्ट करके हम देखेंगे क्या है कैसे है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उतना डिस्कस नहीं कर सकते ऑनलाइन। ठीक है, मतलब लेकिन सिंपल बात जो डॉक्टर साहब जनरली ने बताई, हीमोग्लोबिन का हमें पता लग जाता है और हिस्ट्री जो है और काउंसलिंग जो है जेनेटिक अगर पता है किसी मेल फीमेल, उनका भी टेस्ट करके देखते हैं मदर फादर का जो पेरेंट्स हैं, अगर उसमें भी कोई जीन मिलता है मेनली हीमोग्लोबिन का शेप जो वो देखते हैं। तो आपने ये भी बताया था डॉक्टर साहब बीच में जब हम बात कर रहे थे कि कई बार इसके दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्ट काफी ज्यादा होता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो कैसे इसको हम पहचाने घर पर और किस समय मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें फौरन डॉक्टर के पास लेके जाना है, चाहे कोई बच्चा है चाहे बड़ा है। अगर स्ट्रोक किसी बच्चे को हो रहा है उसमें जनरली सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि एक साइड का वीकनेस शुरू होना, थोड़ा कंफ्यूजन होना, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन स्पीच, ये सब आपको पता ये सारे सिम्टम्स आएंगे जी। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर रोशन कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट CGHS। हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर साहब से वर्ल्ड सिकल सेल डे पर, और आप अपने प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं 23421080, 23421082 पर डायल करें। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए 9868107070 पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड सिकल सेल पर। और आज हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में हैं, 4 बजे तक रहेंगे। डॉक्टर रोशन कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट CGHS। आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है, कुछ जानकारी चाहते हैं इस बीमारी के बारे में, तो जल्दी से हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। फोन करना चाहें, डॉक्टर से बात करना चाहें तो 23421080, 23421082 पर आप फोन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैसेज भी हमारे पास आ गए हैं, लेकिन कार्यक्रम जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि इसी पर हम बातचीत आज करें। तो ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि अगर पता लग जाए कि मदर में या फादर में है तो उसे बचाया जा सकता है, तो स्क्रीनिंग की कितनी आवश्यकता और कितनी इंपॉर्टेंस है बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दोनों जानना चाहूंगी। मैं इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जैसे एक तो प्रेगनेंसी जब होती है तो एक रजिस्टर्ड होना चाहिए कि किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटअप में जाके आप अपना वहीं पे डिलीवरी कराएं, कहीं पे घर पे गांव में किसी दाई से या किसी से हैंडल करके ना कराएं, कि जिससे कि हमें प्रॉपर बीमारियों का पता चले। जैसे हम जनरली जब भी गवर्नमेंट सेटअप या प्राइवेट सेटअप में अपना कराते हैं प्रेगनेंसी, तो सारे
टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब न्यू स्क्रीनिंग में ये चीज़ें आ गई हैं कि हम मोस्टली थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस ये हर लेडी में कराते हैं जो भी प्रेग्नेंट है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में पता चल जाता है। उसमें हम फिर दोबारा अगर कुछ और जानकारी लेनी हो तो हम एम्नियोटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग करते हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाता है। तो हम उसमें कंफर्म कर सकते हैं कि डिजीज़ क्या है। और अगर हम कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं कराते हैं, घर पे कराते हैं, तो ये बीमारियां अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, जो कि बाद में प्रेजेंट करती है और वो बच्चे के मतलब जानलेवा हो सकती है। जी जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि स्क्रीनिंग की बहुत आवश्यकता है। हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, देख लें कि क्या बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, स्वागत है, बताएं, अपना प्रश्न पूछे। सबसे पहले तो शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम, डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि अगर किसी को ये सिकल सेल की प्रॉब्लम हो और वो ब्लड डोनेट करे तो जिसको वो ब्लड जाएगा उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकता ना जब आप ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो आपका ब्लड टेस्ट होता है पहले। अच्छा सर, ठीक है जी। उसमें ये चेक करते हैं सिकल बिल्कुल सेल का बिल्कुल, अगर सिकल सेल आपको होगा तो आपका ब्लड लेंगे ही नहीं वो। दूसरा सवाल ये है कि इसकी ट्रीटमेंट कितनी कॉस्टली होती है और क्या ये आयुष्मान भारत कार्ड में कवर होता है इसका? बिल्कुल, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप है जहाँ के बिल्कुल फ्री होता है। आप आराम से जाके वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन ट्रीटमेंट है वो हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ठीक है ना, वो परमानेंट क्योर उसी से हो सकता है। सर बीपी शुगर की तरह इसकी दवाई भी नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं सर। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो ब्लड मैरो ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ट्रीटमेंट पे थोड़ी बात बताएं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें सबसे पहले तो सुटेबल डोनर चाहिए होता है, जो कि आपके फैमिली रिलेटेड मेंबर्स हो सकते हैं, मदर फादर या कोई सिबलिंग्स, उसके थ्रू ट्रांसप्लांट करके हम देखते हैं। उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो अगर मैच कर जाता है तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, उससे क्योर हो जाता है। थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं, तो वो हर बीमारी का। जी, तो अगर कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करा पाता है किसी भी कारणवश, तो क्या ट्रीटमेंट रहता है? दवाइयों के माध्यम से उसके लिए ट्रीटमेंट तो वही है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन करना है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो 1-2 साल में एक्चुअली आयरन डिपोजिशन होने लगता है डिफरेंट ऑर्गन में, जिसकी वजह से फिर ऑर्गन डैमेज होता है। फिर उसके लिए फिर आयरन केलेशन थेरेपी एक होती है, उसको देना पड़ता है। अच्छा, तो ये परमानेंट। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स पे जो इफेक्ट होता है तो उनका जो कंट्रोल करना होता है, वो उन सिम्टम्स को वो केलेशन भी थेरेपी बिल्कुल चलाना पड़ता है। वो अगर किसी को 2 साल से ज्यादा हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो वहाँ ऑर्गन में आयरन डिपोजिशन लगता है, मेनली लीवर या हार्ट ऐसी जगहों पे होता है डिपोजिशन। तो वो हम कुछ टेस्ट हैं उसके थ्रू पता लग जाता है, और उसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो पता लगता है, तो उसके लिए आयरन केलेशन थेरेपी देना पड़ता है हमें, तो वो भी साथ साथ चलता है। जी, तो जिनको सिकल सेल डिजीज है और जो ट्रीटमेंट पे हैं उनको कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराना पड़ता है अपने ब्लड का? वो आप जब भी टेस्ट ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हो तो उस समय ब्लड टेस्ट होता है, फिर आपको देते हैं वो। एक तो हमें बेसलाइन मेंटेन करना होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है ये 10 का बेसलाइन, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और जो हमारा सिकलिंग हीमोग्लोबिन S बोलते हैं उसको, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता है वो 30% से नीचे नहीं होना चाहिए। जनरली जो हीमोग्लोबिन में चेन्स होते हैं, जो कि अल्फा बीटा चेन्स होते हैं, वो सिकल सेल में अगर सिकल ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी बॉडी की, तो वो हमें बार बार देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन कम ना हो और डैमेज कम हो। तो कितना लगभग डॉक्टर साहब कितने दिनों में ट्रांसफ्यूजन होता है? क्या ये हर आदमी पे डिपेंड करता है? मंथली होता है ट्रांसफ्यूजन, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे किसी को सर्जरी करानी है या प्रेगनेंसी है किसी को, तो उस कंडीशन में ट्रांसफ्यूजन पहले भी करना पड़ता है। अब किसी को सर्जरी करानी है उसके पहले में ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है कि ब्लड कम ना, हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए और कुछ ऑर्गन डैमेज ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो इस कंडीशन में हमें प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत जरूरत होती है, तो कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है ब्लड डोनेशन भी। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे वो श्रोता जो कार्यक्रम सुन रहे हैं कि कितना आवश्यक है एक स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट करे, जिससे कि हमारे जो साथी है जिनको इसकी आवश्यकता है
है उनको ब्लड समय पर मिल पाए। बिल्कुल, ब्लड डोनेशन तो होना ही चाहिए, और ब्लड डोनेशन करने में कोई हार्म नहीं है, कोई भी हेल्दी आदमी कर सकता है। इसको कोई लिवर डिजीज या जॉन्डिस ऐसी चीजें ना हो, वो आराम से डोनेट कर सकता है और करना चाहिए, क्योंकि कभी किसी को नीड हो सकती है किसी भी ब्लड ग्रुप की। अगर आपका रेयर ब्लड ग्रुप है तो आपको डोनेट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था और हमने विस्तार से इसी कार्यक्रम में बात की थी। हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा थे जिन्होंने लगभग 125 बार ब्लड डोनेट किया है। उन्होंने खुद बताया कि वो हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करते हैं। तो इस तरह से एक लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन आती है, लोगों को देखकर एक लगता है कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से भी यही संदेश हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचे कि आपका जो खून है वो किसी की जान बचा सकता है और नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको भी कहीं ना कहीं फायदे होंगे, जो हमने उस कार्यक्रम में डिस्कस किए थे। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको भी एक कार्ड देते हैं वो, अगर वो आपको जरूरत होगी तो उस कार्ड से आप भी कभी ब्लड ले सकते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में और आगे बातचीत करेंगे, वर्ल्ड सिकल डे अवेयरनेस पर, सिकल सेल डिजीज पर और बातचीत होगी। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है इस बीमारी से संबंधित, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। 9868107070 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 23421080, 23421082 पर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और समय आगे बढ़ता जा रहा है। 4 बजे के बाद अगर आप प्रश्न करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो जा चुके होंगे और हमारे विशेषज्ञ बहुत बिजी हैं, अपना बिजी शेड्यूल से वो समय निकालकर हमारे साथ हैं। तो हम जरूर अनुरोध करेंगे हमारे सभी श्रोताओं से कि आप इस समय का पूरा लाभ उठाएं, इस बीमारी से संबंधित जो भी प्रश्न मन में आ रहा है हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर रोशन कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट CGHS। हम बात कर रहे हैं सिकल सेल पर। किस तरह की बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, इस पर डॉक्टर साहब ने काफी बातें हमें बताई। क्या कारण होते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, क्या लक्षण होते हैं, ये सारी जानकारी तो हमें मिली। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये भी हमने जाना। डॉक्टर साहब स्क्रीनिंग की आपने बताई बहुत जरूरत होती है, क्या किसी तरह की वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है या वैक्सीनेशन भी कहीं हेल्प कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली सिकल सेल डिजीज के लिए कोई वैक्सीनेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे सिकल सेल डिजीज जिसको होता है उसके स्प्लीन डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि जो स्प्लीनिक सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, जहाँ की वहाँ पे डैमेज ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, तो स्प्लीन डैमेज होने के कारण स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। वो स्प्लीन फिर कभी कभी तो हमें स्प्लीनेक्टोमी भी करनी पड़ जाती है एडल्ट केस में। तो उस कंडीशन में हमें निमोनिया, हेपेटाइटिस ऐसी चीज़ों के वैक्सीनेशन लगाने मस्ट होते हैं। अच्छा। और जो बच्चे के सारे प्रॉपर वैक्सीनेशन हैं वो वैक्सीनेशन शेड्यूल में उनको लगाना है। और साथ में जैसे किसी को अगर बच्चा है तो उसको 2 साल से लेके 5 साल तक हमें पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है। और कोई एडल्ट है, एडल्ट में जैसे किसी का स्प्लिंक्टमी काट के स्प्लिन को हटा दिया गया किसी कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में हमें लाइफ लॉन्ग पेनिसिलिन की जरूरत होती है उसकी प्रोफाइलेक्सिस की। और साथ प्रोफाइलेक्सिस में हम ये चीजें ऐड, मैंने पहले बताया जैसे फॉलिक एसिड ले सकते हैं आप, और एक्सट्रीम टेम्परेचर को हमें अवॉइड करना है, ज़्यादा गर्मी में नहीं जाना है। और जैसे एक और चीज़ बताना, जैसे कोविड-19 जो हुआ था हमारा, उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम थी, तो कोविड-19 वाले केस को भी बड़ा उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें भी ऑक्सीजनेशन कमी होती है, तो उसमें भी सिकल सेल वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसका वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और फिर आपको हमें पेन किलर अवॉइड करना है, लाइक जैसे ब्रूफेन इजीली लोग मार्केट में अवेलेबल होती है, वो कभी भी खा लेते हैं। नेप्रोक्सेन जो आजकल माइग्रेन की दवाइयां हैं, तो लोग नेप्रोक्सेन खाते हैं, तो वो चीजें हमें सिकल सेल वाले ग्रुप में अवॉइड करना है। सिकल सेल अगर है तो एक एहतियात आपको रखनी पड़ेगी, पेन किलर खाने से पहले। हाँ बिल्कुल, आपको डॉक्टर को दिखाना हम ये खा सकते हैं कि नहीं कोई फ्रिक्वेंटली। ये फ्रिक्वेंट मैंने इसलिए बताया कि ब्रूफेन कहीं भी आप गाँव में या शहर में आपको अवेलेबल हो जाती है, तो आप खा सकते हो या किसी को दे सकते हो। बहुत सारी दवाइयां डॉक्टर साहब ऐसी होती हैं जो ओवर द काउंटर्स लोग जाकर ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन किया। जी बिल्कुल नुकसान करते, पेन किलर खास करके। स्मोकिंग मैंने बोला वो बिल्कुल अवॉइड करना है,
और फिर एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, लेकिन वो स्टर्नेस एक्सरसाइज जो आपने बोला वो बिल्कुल नहीं करना। एक रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए जो जनरली होती है। और खाने पीने में आप जो ऑक्सीडेशन, जैसे हम एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीजें ले सकते हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन हो गए, या ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें हम खाएं जिससे कि बेटर हो, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाए। तो ये चीजें हेल्पफुल हैं। और हाँ, वही आपने खाने पीने का थोड़ा सा बताया कि ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन पे बात करना चाह रही थी मैं कि किस तरह की प्रिवेंशन हम, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने चाहिए अगर किसी को सिकल सेल बीमारी है, और क्या ट्रीटमेंट के दौरान? इम्पोर्टेंट तो सेल्फ केयर है। अच्छा, सेल्फ केयर में ये चीज आती है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे पेन क्राइसिस या जो मैंने बता रहा था, कि अगर आपको कभी भी हाई ग्रेड फीवर होता है, जैसे 105 या 104 के अराउंड जब फीवर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका कि ज़्यादा सिकलिंग हो रही है सेल की और वो प्रॉब्लम करेगा। तो वो पेन क्राइसिस या प्रॉब्लम हो सकती है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, दिखाना है डॉक्टर। और कुछ भी पेन हो रहा है, कहीं स्वेलिंग हो रही है या ब्लाइंडनेस, बताया हमने रेटिनल वेसल्स में जाके ब्लॉक कर देता है, उस कंडीशन में आपको सडन लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों को एहतियात बरतना है, हमें दिखाना है। तो बहुत लाभकारी बातें आज हमें पता चल रही हैं इसकी डिजीज के बारे में, कि ऐसे सडनली अगर आपको कुछ लगता है कि विजन लॉस हो रहा है या किसी ऑर्गन में पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि उसका कारण अल्सर हो जाते हैं पैर में, आपके डीवीटी होती है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक स्वेलिंग हो जाएगी आपके पैरों में। अच्छा, तो ये चीजें आपको, ये सब साइड इफेक्ट हैं जो उस कंडीशन को प्रेजेंट करता है। जी, तो बहुत ध्यान रखना है, और ऐसी कंडीशन कोई भी ऐसी आए तो इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट के दौरान भी कोई खास एहतियात उन्हें रखनी होती है? ट्रीटमेंट के दौरान जनरली अगर आप कोई इंस्टीट्यूशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो वहाँ पे केयर करते हैं, वो आपको हर चीज़ देखते हैं, कोई रिएक्शन तो नहीं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी कभी कभी काफ़ी सीवियर हो जाता है, और ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी कभी कभी हमारे बॉडी में HIV या HCV ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल हो तो बहुत कम चांसेस आपको होंगे। जी, हमारे एक श्रोता हैं दिनेश शर्मा, शिमला झुंझुनू राजस्थान से। इन्होंने लिखा है, डॉक्टर साहब, सर क्या इससे बचाव के लिए एकमात्र उपाय ये है कि शादी से पहले पति पत्नी अपना टेस्ट करवाएं कि वे कैरियर तो नहीं? बिल्कुल, तो ये जानना चाह रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल शुरू में बताया था, शायद ये देर से जुड़े होंगे, तो यही एक तरीका है। बिल्कुल सही बोला जी। तपोश प्रमाणिक हमें लिख रहे हैं बूंगा वेस्ट बंगाल से, आई डोनेट ब्लड once every year. Is there any problem if I do more than once a year? ये जानना चाहते हैं। 6 मंथ में आप दे सकते हैं दोबारा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप डोनेट करिए, अगर आप करते हैं तो आप ज्यादा बार भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 120 डेज में RBC दोबारा बन जाता है, तो एवरी 3 मंथ्स भी दिया जा सकता है। सर नमस्कार, मैं राहुल अमेठी से, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हम दोनों आंख से विकलांग हैं, हमारी पत्नी को प्रेगनेंसी नहीं हुई है, क्या सिकल सेल बीमारी के कारण प्रेगनेंसी ना हो, ऐसा भी हो सकता है? ये जानना चाहा है इन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको जो आप दिखाएंगे तो उसमें पता लग जाएगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आपकी हीमोग्लोबिन, ये सारी चीजें चेक होगी, प्रीनेटल काउंसलिंग जो भी है वो आप दिखाएं तो पता लगेगा। पर ये ऐसे कारण नहीं है कि प्रेगनेंसी ना हो। जी नहीं जी। JB सिंह हमें लिख रहे हैं नई दिल्ली से, कैन दिस सिकल डिजीज अकर इन एडल्ट एज ऑल्सो, और इफ हीमोग्लोबिन इज बिलो 10, क्या ये एडल्ट में भी हो सकती है? जैसे आपने बताया कि मैंने आपको बताया जैसे कि सिकल सेल ट्रेट होता है, तो वो कभी कभी हो सकता है लेट भी प्रेजेंट करे या ना करे। अगर कुछ ऐसा क्राइसिस होगा तो भी प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसमें दोनों जीन नहीं गए हैं मेल मतलब पेरेंट्स से, तो वो ट्रेट के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, तो वो कभी कभी इजिली लाइफ गुजर जाता है, उनका पता नहीं चलता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि, पर होगा ये बचपन से, हो सकता है कि एडल्ट में पता लग जाए, पता एडल्ट बाद में में लगे, चले, लेकिन होगा तो वो जेनेटिक होगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही भी है कि ये एडल्ट में हो, एडल्ट में होगा नहीं, ये प्रेजेंट हो सकता है एडल्ट में करे। और इन्होंने लिखा है कि विच टेस्ट इज डन टू कंफर्म दिस डिजीज? वैसे तो आप बता चुके हैं, अगर आप चाहें तो दोबारा से बता दें, देर से जुड़े। जनरली जो काउंसलिंग जो हम करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में, उसमें HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, उसमें
उसमें एचबी के उससे पता लग जाता है हमें कि एचबी का क्या परसेंटेज है, बीटा थैलेसीमिया, सिकलिंग, उसमें देख लेते हैं। बाकी और भी उसके जेनेटिक टेस्ट हैं, वो करके देख लेते हैं। वो तो आवश्यकता अनुसार जिस तरह से डॉक्टर बोलेंगे। मिनिमल इन्वेस्टिगेशन ये एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी, तो आपने बताया वैक्सीनेशन भी आपने बताया बहुत जरूरी है, और इसका ट्रीटमेंट जैसा आपने बताया वो भी हमने बात करी। और आज हमने बात की वर्ल्ड सिकल सेल डे पर। आज ये विशेष दिन है और इस दिन पर हम अवेयर करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को कि ये कौन सी डिजीज है। सिकल सेल एक ऐसी डिजीज है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जेनेटिक डिजीज होती है और इसको आप मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज करने के लिए इसके लिए अवेयरनेस के लिए हमने इस कार्यक्रम को रखा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें मेल पर बता सकते हैं। healthairdelhi@gmail.com पर हमें मेल लिखिए, बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमें बता सकते हैं हमारे अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी कि वो आपको कैसे लगते हैं। आप किसी विषय पर अगर कुछ कार्यक्रम चाहते हैं तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। डॉक्टर साहब चलें, इससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं आज जो ये दिवस है इसमें इतनी अवेयरनेस की आवश्यकता क्यों है, और कुछ आप बात कर रहे थे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बहुत आवश्यकता होती है, वो भी प्लीज जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने आपने बताया था कि जो हमारा सिकल सेल डिजीज है वो अनुवांशिक बीमारी है। तो अनुवांशिक बीमारी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें जेनेटिक काउंसलिंग और हमेशा जो मैंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बताया उससे हम जाके इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम किसी बच्चे को फ्यूचर में एक बीमारी देने के लिए वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा इस बात पे कि आप जाके जो पेरेंट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी और उसको प्लान कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जाके टेस्ट कराने हैं अपने सारे अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके, और सब पता करना है कि कोई बीमारी तो नहीं है, कि आगे बच्चा एक हेल्दी बच्चा पैदा हो। और दूसरा, अगर इन केस किसी बच्चे को सिकल सेल डिजीज हो गई है तो उस कंडीशन में हमें रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर विजिट्स ये करनी है, रेगुलर ट्रांसफ्यूजन। और मैंने जितनी बीमारियां हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो रही जो बताया, पेन क्राइसिस या कोई ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम या स्ट्रोक, तो ये चीज़ें आपको इमीडिएट दिखाना है डॉक्टर को हॉस्पिटल। वैसे आप रेगुलर विजिट करनी पड़ेगी अगर आपको सिकल सेल डिजीज़ है तो। और थर्ड, मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे सेल्फ सपोर्ट ग्रुप आपने बताया, मीडिया के ग्रुप्स हैं, इवन गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे जाएंगे, वहाँ भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं सिकल सेल डिजीज को, कि ये चीज़ें आगे कैसे प्रिवेंट किया जाए। और हमारे मोदी जी जो हैं उन्होंने भी एक गोल बनाया है कि 2047 तक हम इसको इंडिया से इरेडिकेट करें। और वैक्सीनेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना है। प्रोफाइलेक्सिस और वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों में होना चाहिए। जी, तो आज हमने इस कार्यक्रम में रेडियो डॉक्टर में सिकल सेल पर बातचीत करी। हमारे साथ रहे डॉक्टर रोशन कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट CGHS, और काफी विस्तार से डॉक्टर साहब ने हमें इस बीमारी के बारे में समझाया, क्यों इसे सिकल सेल कहा जाता है। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, और किस तरह से एक अवेयरनेस के जरिए एक माध्यम बनता है रेडियो डॉक्टर कि आप तक उन बीमारियों के बारे में भी जानकारी पहुंचाए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं सुना है। तो एक ये प्रयास हमारी तरफ से रहा कि आप भी जानें इस बीमारी को, जो कि आपके जीवन को उतना खुशनुमा नहीं बनाती है, लेकिन बीमारी से डरना नहीं है, उसको समझना है, अवेयरनेस के साथ ट्रीटमेंट लेना है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से इसको ट्रीटमेंट के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो इसी तरह से हम हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए, रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए। प्रतिदिन आपके साथ हम जुड़ते हैं दोपहर 3 बजे FM रेनबो पर। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर रोशन कुमार को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट CGHS, कि आप यहाँ आए, आपने हमारे साथ श्रोताओं के साथ इस 1 घंटे में बहुत सारी बातचीत हमें सिकल सेल के बारे में बताई, और कई चीजें ऐसी हमें पता लगी जो हमें नहीं मालूम थी। तो निश्चित तौर पर हमारे श्रोता भी लाभान्वित हुए होंगे। आप हमें जरूर लिखकर बताएं। आप स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।